Welcome students on my YouTube channel. I am मोहम्मद अराफात खान। और अच्छी बात यह है कि आज तीसरा दिन है जिसमें मैंने कंसेक्टिव वीडियोस अपलोड करी हैं। आज थर्ड डे है और वही हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का आज थर्ड लेक्चर है और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो उसमें एग्जाम्पल पढ़ाई थी दैट वाज अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमने डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किए, डेरिवेशंस की। उसके बाद इससे पहले वाली वीडियो में जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी कल, उसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को पढ़ाया या हुक्स लॉ कह लो, उसको पढ़ा, जिसमें हमने एक बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच किया और उसकी मोशन को डिस्कस किया और तकरीबन हमने कोई उसकी 8 फार्मूला की डेरिवेशंस करी, ठीक है ना। अब आज की वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही थर्ड एग्जाम्पल को पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंपल पेंडुलम के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। इसमें हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसकी डायग्राम को बनाएंगे, डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसकी डेरिवेशंस करेंगे, एक्सेलरेशन की, टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की, और भी जो डेरिवेशंस हैं वो सारी डेरिवेशंस पढ़ेंगे और डिटेल में चेक करते हैं कि सिंपल पेंडुलम आप कंप्लीटली किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहिएगा एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम की डायग्राम के साथ कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो भाई हमारे पास सिंपल पेंडुलम कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी हमारे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट होती है, जैसे कि अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम के अंदर जो सीलिंग है, छत सीलिंग, आप क्या करेंगे, इस फिक्स्ड सपोर्ट के साथ आपने कोई भी एक स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रिंग, कोई भी एक धागा, एक रस्सी, ठीक है, बारीक सी पतली सी बिल्कुल एक स्ट्रिंग लेनी है। और इस स्ट्रिंग की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई ये जो स्ट्रिंग होगा, सबसे पहली बात ये इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। इलास्टिसिटी नहीं होगी तो हम कहेंगे इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए और वेटलेस होना चाहिए। अच्छा, वेटलेस का मतलब क्या होना चाहिए? वेटलेस, और ये क्या है? ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो भाई एक आपने फिक्स्ड सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग को अटैच किया, हैंग किया, और उस स्ट्रिंग के साथ सबसे लास्ट में आप क्या करते हैं, एक बॉडी को, एक बॉल को इसके साथ हैंग कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल पेंडुलम के केस में इसको हम कहते हैं बॉब, BOB, बॉब, ठीक है। इसका मास होगा जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ। तो ये जो स्ट्रिंग है इसकी कंडीशन क्या मैंने आपको बताई, इसमें इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव नहीं होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। और वेटलेस का मतलब पता है क्या है? वेटलेस का मतलब ये है कि इसका वेट, इसका मास इस हैंगिंग ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ना हो। ये इतनी हल्की सी होनी चाहिए कि इसका मास इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में निग्लिजिबल हो। इसी वजह से हम कहते हैं वेटलेस व्हेन वी कंपेयर्ड टू दिस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, वेटलेस हो गया, बहुत हल्का सा एक स्ट्रिंग हो गया। अब एक काम ही करते हैं, हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं कि सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, होता क्या है? सिंपल पेंडुलम है, आप क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं। अच्छा, डिस्प्लेस जो आप करेंगे ज़्यादा एंगल पर डिस्प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, इसको आप कम एंगल पर डिस्प्लेस करेंगे। तो याद रखें क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है तो वो किस फॉर्म में होती है? स्ट्रेट फॉर्म में। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है ये बहुत कम वाइब्रेट करेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ पे वाइब्रेट करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लेट सपोज आपने इसको पुल किया और ये मूव करके यहाँ तक आ गया, ये मूव करके यहाँ तक आ गया, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये x आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर जब इसको आप छोड़ेंगे, फॉल करवाएंगे तो ये वापस आएगा और ये टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो जब टू एंड फ्रो करेगा तो मैं इसकी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन भी बना देता हूँ। और याद रखें भाई, ये एक्सट्रीम पोजीशंस की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर भी, लाइक दिस। तो भाई आपने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक सेटअप है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं और उसके साथ एक बॉब को हैंग कर देते हैं जिसका मास होगा। और उस बॉब को जब आप डिस्प्लेस करते हैं तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटरी मोशन, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटरी मोशन, या इट स्टार्ट्स हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप इस सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करने जा रहे हैं और क्योंकि ये वाइब्रेटरी मोशन है तो रिकॉल करें, हर वाइब्रेटरी मोशन के अंदर 3 पोजीशंस होती हैं,
दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और एक मीन पोजीशन होती है। तो भाई मिडिल वाली हमेशा की तरह ये मीन पोजीशन होगी और ये दोनों वाली जो होंगी ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस यानी कि इसके मोशन की लिमिट होगी, यहां से आगे नहीं जाएगा, यहां से और आगे नहीं जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशंस दो आ गई और हमारे पास एक मीन पोजीशन आ गई। तो एक काम ही करते हैं, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। भाई सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, यहां से लिखता हूं मैं, क्या लिखेंगे आप? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ क्या होता है? A weightless and inextensible, ऐसे ही था, ये बताया था ना मैंने आपको, inextensible string attached to a fixed support, जिसको आप अटैच कर देते हैं एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ और उसके साथ एक बॉडी को आप हैंग कर देते हैं, टू विच a body of mass m is suspended, हैंग कर रही है, लटकी हुई है, सस्पेंड कर रही है। ये आ गया सिंपल पेंडुलम। तो भाई क्या लिखा हुआ है? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, ये क्या होता है? एक वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसको आप अटैच करते हैं किसी फिक्स सपोर्ट के साथ, जिसके साथ आप एक बॉडी को, एक मास को हैंग कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ये बन गया सिंपल पेंडुलम। और जब ये मूव करेगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा कौन सी मोशन को? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो ये तो आ गई इसकी डेफिनेशन। चलें अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं। हम जाहिर सी बात है, जब आप मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आपने पढ़ा था, तो या इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था, तो वहां पर आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया। वो क्या बना था? -kx/m। याद रखें, नहीं देखा तो पहले मेरी वाली वीडियो देखो, क्योंकि ये थर्ड पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये थर्ड पार्ट है। देन उससे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का। वो क्या किया था? -x⍵²। सो ये फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, ये सेकंड केस यानी कि मास स्प्रिंग सिस्टम का था, और आज भी आपको सिंपल पेंडुलम के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो यही तो हमारा मकसद है कि हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं या हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। यही चीज हम कर रहे हैं हर केस के अंदर। तो भाई एक काम ही करते हैं, अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि जो बॉडी है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच है। तो इस स्ट्रिंग की हम लेंथ को शो करते हैं एल के साथ, यहां से लेकर यहां तक। ये क्या बन जाती है? इसकी लेंथ। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल करता है, नीचे जाने से रोकता है। तो हम कहते हैं जो फोर्स स्ट्रिंग अप्लाई करता है उस फोर्स को हम कह देते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी कि टी, यानी कि टी इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास होगा, मास की वजह से इस ऑब्जेक्ट का वेट भी होना चाहिए, और वेट तो एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, कभी भी ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, हमेशा वर्टिकली सीधी सीधी नीचे की तरफ होती है। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉब का वेट जो कि इसको नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड पुल कर रहा है। अब एक काम ही करते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या? ये जो लेंथ वाला एक्सिस है, आप इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, आपको एक एक्सिस मिल जाएगा। ये एक एक्सिस आ गया हमारे पास। ठीक है। अब हमें पता करना क्या है, ये एक्सिस आपने इस वजह से बनाया ताकि आप यहां पर वेट को यानी कि इस W वाले वेक्टर को रिजॉल्व कर सकें। रिकॉल करो, मैंने आपको चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें आप किसी भी वेक्टर को, लेट सपोज कोई भी वेक्टर होता है, ये f आ गया, इसको आप रिजॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा इसके दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक मिलता है fx और दूसरा मिलता है fy। fx डिपेंड करेगा कि एंगल किस लाइन के साथ बन रहा है, यानी कि वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उसी पर उसका x कंपोनेंट होता है। चेक करो दोबारा, ये हमारे पास आ गई दो परपेंडिकुलर यानी कि एक्सिस आ गए,
हमारे पास एक वेक्टर है b, ये एंगल बना रहा है थीटा इसके साथ, तो यहां पर इस बार इसका होगा x कंपोनेंट और ये वाला क्या हो जाएगा इसका y कंपोनेंट। तो ये जो x कंपोनेंट होता है ये डिपेंड करता है कि थीटा बन किसके साथ रहा है, कौन से लाइन के साथ बन रहा है। ठीक है, तो भाई वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उसी पर उसका x कंपोनेंट होता है। तो ये देखें भाई, ये वेट है, ये एक वेक्टर है, ये इस लेंथ वाली लाइन के साथ एंगल बना रहा है, ये रहा थीटा, ये आ गया थीटा। अब अगर ये वेट इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन पर इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट होगा। इसका मतलब ये w का यानी कि वेट का कौन सा कंपोनेंट है, wx, और wx का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, w cos थीटा। पता है ना, x कंपोनेंट का मतलब क्या होता है cos थीटा और y कंपोनेंट का मतलब क्या होता है sin थीटा। तो भाई क्योंकि ये w इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो इस w का इस वाली लाइन पर कौन सा कंपोनेंट आ गया, w cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला ऑब्वियस सी बात है कौन सा वाला होता है, y कंपोनेंट। तो ये आ गया इसका परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का नाम क्या होना चाहिए, wy, और wy का मतलब w sin थीटा। समझे बात। तो मैं यहाँ पर जगह इतनी नहीं है तो मैं काम ही करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर wy लिख देता हूँ, दिस इज wy। तो भाई आपने क्या किया, आपने चेक किया कि इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही थी इनिशियली, एक उसका वर्टिकली वेट और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आपने क्या किया, इसके वेट को इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब पता है, अब मैं इसके वेट को डिस्कस नहीं करूंगा, अब मैं इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करूंगा। अब मैं कहूंगा कि इस बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रही हैं, तीन फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन, एक उसका x कंपोनेंट वेट का, और एक इसका y कंपोनेंट वेट का। तो नाउ देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब मैं एक बात करता हूं कि इस बात को यहां पर लिख देते हैं कि देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग। अच्छा, थ्री फोर्सेस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं W को अब काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप इसके कंपोनेंट्स को काउंट कर रहे हैं। अगर कंपोनेंट्स को काउंट नहीं करोगे तो फिर आप कहोगे दो फोर्सेस आर एक्टिंग, लेकिन क्योंकि हमने रिजॉल्व कर दिया तो अब इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो इसी वजह से तीन कंपोनेंट्स, सॉरी तीन फोर्सेस, तो थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब, BOB बॉब। ठीक है, ये इसकी टर्म है, इस मास को हम बॉब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, नंबर 1 टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी कि कैपिटल T। नंबर 2 फोर्स कौन सी है, ओके, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, देखो ये जो कंपोनेंट्स है ना, इनमें से एक कंपोनेंट जो है वो पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है और एक कंपोनेंट कहलाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या यूं कह लो कि एक x कंपोनेंट या फिर एक y कंपोनेंट। इन दोनों में से जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, पैरेलल किसके, इस लेंथ वाली लाइन के या इस टेंशन एक्सिस वाले के, लेंथ वाली जो एक्सिस है इसके पैरेलल और इसी लेंथ वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये वाला पैरेलल कंपोनेंट, दोबारा बता रहा हूं, पैरेलल किसके, इस लेंथ एक्सिस के पैरेलल और इसी लेंथ वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया WY। तो भाई पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेट, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेट जो कि कौन है, WX यानी कि W cos थीटा। ये वाला पैरेलल होगा, WX वाला पैरेलल है किसके, लेंथ वाले एक्सिस के। और तीसरी फोर्स जो लग रही है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका, वेट का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेट, और इसको हमने क्या कहा हुआ है, WY, और WY का फॉर्मूला W sin थीटा। समझे बात। सो नाउ देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। ये तीन फोर्सेस आपने यहां पर लिख दी, एक टेंशन, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दोबारा बता रहा हूं, पैरेलल और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, पैरेलल टू द लेंथ एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द अगेन लेंथ एक्सिस। सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ कि इन तीन फोर्सेस में से वो कौन सी वाली फोर्स होगी या वो कौन सी फोर्सेस होंगी जिसकी वजह से ये जो बॉब है
ये मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, मतलब ये बॉब वापस पीछे आए, इस पोजीशन से वापस पीछे आए, वो कौन सी फोर्स होगी जो इस बॉब को वापस पीछे की तरफ रीस्टोर करवा रही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, टेंशन तो इसको ऐसे ऊपर पुल कर रही है, क्या ये बॉब ऊपर जा रहा होगा? नहीं। अच्छा, एक्स कंपोनेंट यानी कि पैरेलल कंपोनेंट इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, यहां खींच रहा है, क्या ये बॉब इस तरफ जा रहा होगा? नो। क्यों नहीं जा रहा होगा? आपने लिख दिया डेफिनेशन में इनएक्सटेंसिबल। इसमें जब इलास्टिसिटी है ही नहीं तो ये बॉडी नीचे यूं नहीं जा सकती, इसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती। इसका मतलब इस बॉब की मोशन में दो फोर्सेस का काम तो है ही नहीं। वो कौन सी दो फोर्सेस का काम नहीं है? टेंशन का काम नहीं है और इस एक्स कंपोनेंट का कोई काम नहीं है इस बॉब की मोशन में। एक फोर्स बच गई, कौन सी वाली? डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई वो फोर्स है जो कि इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है और ये बॉब वहीं जाएगा। इसका मतलब इन तीन फोर्सेस में से वो फोर्स जो कि इस बॉब की मोशन पर रिस्पॉन्सिबल है, मोशन की रिस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट। यानी कि दुनिया का कोई सा भी सिंपल पेंडुलम आप उठा लो, दुनिया का कोई सा भी सिंपल पेंडुलम आप उठा लें, सिंपल पेंडुलम जब भी मोशन करता है वो अपने वेट के वाई कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा होता है। इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल पेंडुलम में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है? वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट। किसका वेट? बॉब का वेट। हाँ भाई, समझ आई बात? सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? द वाई कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ द बॉब। और उसमें इससे पहले वाले केस में आपने क्या पढ़ा था? मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं द नेट फोर्स, नेट फोर्स बाद में लिखते हैं, पहले इस बात को लिख देते हैं। इन सिंपल पेंडुलम, in simple pendulum the restoring force is y component of Bob's weight। सही है। सिंपल पेंडुलम के केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो बॉब के वेट का वाई कंपोनेंट होता है और यही नेट फोर्स है, यही नेट फोर्स है। सो द नेट फोर्स, यानी कि अब आप यहां पर नेट फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे और वो क्या बन जाएगा? यानी कि हम लिखेंगे कि नेट फोर्स जो बॉडी पर एक्ट कर रही है, जो टोटल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, वो क्या हो जाएगा? द वाई कंपोनेंट ऑफ वेट। और आप चेक करें, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहां की तरफ होती है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। भाई ये याद है आप लोगों को? भूले तो नहीं हो? ये मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। ये मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन से। ये सारी बातें मैं आपको बहुत दफा रिपीट कर चुका हूं इससे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि रीस्टोरिंग फोर्स है, डब्ल्यू वाई रीस्टोरिंग फोर्स है और वो कहां की तरफ है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और याद करो मैंने आपको क्या बताया था? एक्सेलरेशन और रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होते हैं तो आप यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं नेगेटिव का, माइनस डब्ल्यू वाई। सिंपल, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब एक काम ही करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला कैसे? हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए और यहां पर माइनस डब्ल्यू वाई। वाई कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू साइन थीटा। आगे चलते हैं, F इज इक्वल टू एम ए सेम रहने तो माइनस वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी और आगे कौन है? ये आ गया साइन थीटा। सिंपल, m से m को कैंसिल कर दो, क्या बचा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी और साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब देखें यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो मेरी बात आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। गौर से सुनने वाली क्या है? सबसे पहली बात हम यहां पर लिख देते हैं उस बात को, क्या कि फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब ये बात अक्सर डेरिवेशन में सिर्फ लिखी हुई होती है, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती, बेचारे क्या करते हैं इसका रट्टा लगा लेते हैं और बताई भी नहीं जाती कि इसका रीज़न क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या होता है, ये आप क्यों लिखते हैं ऐसी बात।
कि सिंपल पेंडुलम में, अच्छा पहली बात क्या मैं आपको क्या बता चुका हूं, सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब स्ट्रेट वाली मोशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल पेंडुलम बहुत कम एंगल पर वाइब्रेट करेगा। ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल बहुत स्मॉल होना चाहिए, तब जाके ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। बहुत ज्यादा एंगल पर हम वाइब्रेट नहीं करवाते, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में नहीं आएगा ये, फिर ये स्विंग बन जाएगा, फिर ये सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन तो होगी लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है कि इस एंगल का कम होना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शर्त है कि पहली बात ये जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल होना तो याद रखिएगा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। कैसे मैं आपको बताऊं, देखिए भाई इसको प्रूव कर लेना। लेट सपोज मैं यहाँ पर दो कॉलम्स बना देता हूं आपको समझाने के लिए, ये बात प्रूव करवाने के लिए यहाँ पर दो कॉलम्स बना रहा हूं। देखो एक कॉलम में मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा और एक कॉलम में मैं सिर्फ थीटा की वैल्यू लिखूंगा। साइन थीटा का मतलब क्या, आप वैल्यू लिखेंगे, लेट सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ स्मॉल वैल्यू से। सबसे पहले आप थीटा ले लें 1 डिग्री, ठीक है। फिर आप थीटा ले लें लेट सपोज 2 डिग्रीज, फिर आप थीटा ले लें लेट सपोज 3, 4, 5 डिग्रीज ले लें। आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करें और यहां पर थीटा की वैल्यू कौन सी वाली, याद करो चैप्टर सर्कुलर मोशन के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको ये थीटा का फॉर्मूला बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 0.0174 रेडियन के, ठीक है। ये हमने पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर और ये प्रूव किया था कि 1 डिग्री इतने रेडियंस के बराबर होता है। तो ये वाला पोर्शन किसका है, साइन थीटा का, और ये वाला पोर्शन किसका है, सिर्फ 1 डिग्री का। अब लेट सपोज मैं यहां पर बात करता हूं 2 डिग्री, अच्छा आप कैलकुलेटर्स देंगे जाहिर सी बात है, तो आप क्या करेंगे 1 डिग्री का साइन की वैल्यू निकाल के चेक करिएगा। तो 1 डिग्री पर साइन की वैल्यू एग्जैक्टली यही आएगी 0.0174। तो जो वैल्यू 1 डिग्री की रेडियन में है वही वैल्यू साइन 1 डिग्री की सिंपल वही वैल्यू है 0.0174। अच्छा अब एक काम ही करते हैं, साइन 2 डिग्री मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, टाइम जाया नहीं कर रहा कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई 2 डिग्री की साइन 2 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आती है, चेक कर लेना 0.0348। और इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पर 2 डिग्री की बात करूं कि भाई 2 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप पता ही क्या करें, 1 डिग्री की अगर वैल्यू इतनी है तो आप इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सेम 1 डिग्री वाली रेडियन की वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर अभी भी सेम आएगा 0.0348 रेडियन। अच्छा अब 5 डिग्री चेक कर लेना कि 5 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है, तो भाई 0.087। और अगर आप यहां पर 5 डिग्री की वैल्यू डिफाइन करेंगे ना, तो 5 डिग्री का मतलब क्या होगा, इसी 1 डिग्री वाली को वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 डिग्री अगर इसके बराबर है तो 5 डिग्री मतलब उसका 5 टाइम्स, तो 5 डिग्री की वैल्यू एग्जैक्टली यही आएगी 0.087। अब देखें यहां पर हो क्या रहा है भाई, यहां पर क्या हो रहा है, जो अच्छा इस पोर्शन में क्या है साइन थीटा और इस वाले पोर्शन में क्या है सिर्फ थीटा। तो भाई अगर 1 डिग्री पर साइन की वैल्यू इतनी है तो सिर्फ 1 डिग्री भी इसके बराबर है रेडियंस में। अगर साइन 2 डिग्री इसके बराबर है तो 2 डिग्री रेडियन में भी इसके बराबर है। अगर साइन 5 डिग्री इसके बराबर है तो 5 डिग्री सिर्फ रेडियन में भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वैल्यूज स्मॉल हो, ज्यादा नहीं, ये मैं 30 डिग्री की बात नहीं कर रहा, 30 पर चेंज हो जाएगा। कहीं आप सोच रहे हो 30 डिग्री पर चेक कर लेते हैं, तो करके चेक कर लेना, साइन 30 कभी भी 30 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू के बराबर नहीं आएगा, फिर फर्क आ जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर शर्त क्या लिखी हुई है, फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल, और ये शर्त है भी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट होनी चाहिए। तो भाई ये सिंपल पेंडुलम स्ट्रेट, तकरीबन स्ट्रेट कब करेगा वाइब्रेट, जब इसका एंगल स्मॉल होगा, समझ रहे हो। ज्यादा एंगल पर वाइब्रेट करवाओगे तो फिर ये तो हमारे पास एक तरीके से ये कर्व पाथ हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको एक बात प्रूव करवा दी कि अगर वैल्यूज स्मॉल हैं थीटा की, तो जितना साइन थीटा होता है उतना ही थीटा होता है, साइन थीटा साइन थीटा। ये बात मैंने आपको प्रूव करवा दी, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब अगर ये बात प्रूव हो गई है तो मैं यहां पर a = -g और सिर्फ साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये आ गया थीटा। जनाब यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। आगे चलें हम लोग। आगे चलने के लिए मैं काम ही करता हूं, ये जो मैंने आपको प्रूव करवाया इसको नोट कर लो जल्दी से, मैं जब तक इसको रब कर देता हूं कि किस तरीके से सर ने इसको प्रूव करवाया।
हाँ भाई, हमने इसको कर दिया रब। आगे चलते हैं, चलो डेरिवेशंस करते हैं। अब मैं आपको दोबारा से लेकर चलता हूं सर्कुलर मोशन के अंदर, अंदर नहीं मतलब सर्कुलर मोशन की तरफ लेकर चलता हूं। सर्कुलर मोशन में आपने एक बात पढ़ी हुई है, देखो ये रहा सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कल, ये आ गया उसका सेंटर। लेट सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है, इसको हम कह देते हैं पॉइंट P1। तो ये आप बनाते हैं क्या, रेडियस, ये आ गया रेडियस। कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल ऐसे मूव करके आर्क लेंथ कवर करके इधर आ जाता है, यानी कि पॉइंट P2 पर। तो आप दोबारा से रेडियस बनाते हैं, ये आ गया R। तो जब पॉइंट P1 से P2 तक जाता है तो इन दोनों रेडियस के बीच में थीटा बनता है, जिसको आपने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां से लेकर यहां तक सर्किल के सरकमफेरेंस पर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में, ठीक है। तो एस, आर और थीटा का हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, याद है, ये हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, क्या, एस इज इक्वल टू आर थीटा। और अगर इसी फॉर्मूले को आप थीटा की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एक ही बात है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पोर्शन, हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, मैं यहां पर बनाता हूं एक सिंपल पेंडुलम, ये रहा एक बॉडी, ये रही, और ये वाइब्रेट कर रही है, इसको देखना, ये वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, और इसके डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स। अब सुनते रहना, सिंपल पेंडुलम में यानी कि वाइब्रेटरी मोशन में जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स। और सिंपल पेंडुलम की यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, लेंथ है ना, ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ। तो मैं कहूंगा ये लेंथ है, और ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये लेंथ आ गई, ये बॉडी है वही, और ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ठीक, ये आ गई इसकी लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ कि ये एक छोटा सा कर्व्ड पाथ है, अगर मैं इस कर्व्ड पाथ को कंप्लीट कर दूं, ऐसे सोचो, ऐसे अगर मैं इस कर्व्ड पाथ को कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो ये देखो एक सर्किल बन जाएगा। हाँ भाई देखो, अगर मैं सिंपल पेंडुलम के इस पाथ को, जो ये वाइब्रेट कर रहा है, इस पाथ को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो आपको एक कंप्लीट सर्किल मिल जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा ये सिंपल पेंडुलम का जो छोटा सा पाथ है ना, ये एक सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा है। क्लियर है, एक छोटा सा हिस्सा है। अब सुने, सिंपल पेंडुलम में जो L है वो सर्कुलर मोशन में R होता है। ये देखो L की जगह कौन है, R है। आगे चलते हैं, यहां पर भी थीटा और यहां पर भी थीटा, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में भी थीटा और सर्कुलर मोशन में भी थीटा। अच्छा, यहां पर जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कवर करती है, यहां पर इसको हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर इसको हमने क्या कहा, आर्क लेंथ। इसका मतलब कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो जो चीज आपने s इज इक्वल टू आर थीटा लिखी, तो मुझे पता है यहां पर s था, यहां पर x है, तो s की जगह क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू r। यहां पर रेडियस r था, यहां पर लेंथ है, तो r की जगह क्या आ जाएगा, l। और यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा, तो क्या बन गया, थीटा। समझे बात? तो जो फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में s इज इक्वल टू आर थीटा था, वही सिंपल पेंडुलम में क्या बन गया, x इज इक्वल टू एल थीटा। अब क्या करना है, क्या मैं इस वाले फॉर्म में लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, x अपॉन एल, x अपॉन एल। बात समझ आई? ये जो मैंने आपको समझाई है ना बात, ये वाली बात, इस वाली बात को हमें यहां पर पुट करना है। आपके नोट्स में ये डायरेक्ट लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है डायरेक्ट में, आप चेक कर लीजिएगा भले, ये प्रूफ थोड़ी लिखा होगा वहां पर, ये जो मैंने आपको प्रूफ करवाया ये प्रूफ नहीं लिखा होगा वहां पर, डायरेक्ट क्या लिखा होगा, हेयर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। तो आप डायरेक्टली एक्स अपॉन एल पुट करें और प्रूफ कर दें। आपको कैसे पता चला, कहां से आया ये भाई, ऐसे आया ये। तो सिंपल पेंडुलम को, इस मोशन को आपने सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर किया तो पता चला थीटा एक्स अपॉन एल इस वजह से आता है, कंपैरिजन की वजह से। अब हम पुट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस बात का भी प्रूफ दिया और मैंने आपको इस बात का भी प्रूफ दिया कि थीटा की जगह पे नोट्स में एक्स अपॉन एल क्यों लिखा हुआ होता है। चलो जनाब, अब करते हैं हम इसको पुट। इसको नोट कर लो, इसको मैं रब कर रहा हूं जब तक, ये जो प्रूफ लिखा हुआ है। ओके, कर देते हैं रब। चलो भाई, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता चल गया कि हेयर जो थीटा है वो किसके बराबर है, एक्स अपॉन एल के बराबर है। सो अब हम यहां पर पुट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ए इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल। ये रहा हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का आ गया। कौन सा तीसरा फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, माइनस एक्स
ओमेगा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला कल वाले लेक्चर का क्या था, के एक्स अपॉन एम, और आज का सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बना, जी एक्स अपॉन एल। तो जनाब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को कनेक्ट करोगे तो ए का फॉर्मूला ये बनेगा। अगर मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करोगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बनेगा, और अगर सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बनेगा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स। जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट्स में फर्क है तो फॉर्मूला में भी फर्क आ जाएगा। तो देख लेना, एमसीक्यूज पढ़ लेना कि वो किस वैल्यूज को आपको क्या कौन सी वैल्यूज गिवन है, क्या वो मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहा है, क्या वो सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है, या वो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, एक्स सब में कॉमन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट तो लाजमी होगी। वो भले कोई भी हो, भले शैडो वाइब्रेट करे, वो भले मास वाइब्रेट करे स्प्रिंग के साथ, वो भले सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करे, एक्स तो सब में होना ही है। तो ये बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आगे चलते हैं। अच्छा, इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास दो फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। पहले बात तो आप इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ए इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक आप अर्थ की सरफेस के करीब हैं, अर्थ की सरफेस पर हैं, सी लेवल पर हैं, तो हमें पता है जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, हमेशा 9.8 होगी। और साथ साथ इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ भी कांस्टेंट है। याद करो मैंने क्या बताया था, इनएक्सटेंसिबल। इसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं, तो जब इलास्टिसिटी है ही नहीं तो ना ये बढ़ेगा ना ये कम होगा, इसका मतलब लेंथ क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये कभी भी कांस्टेंट होता ही नहीं है, ये तो मीन पोजीशन से बढ़ता है, कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। तो x को छोड़कर बाकी दो हो गए कांस्टेंट। और याद करें अगर ये कांस्टेंट हो गए तो आप क्या प्रूव करने जा रहे हैं, a इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह मैं लिख देता हूं पहले कि ये टर्म पूरा का पूरा फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, और बच गया x। तो कांस्टेंट और इक्वल को रिमूव करें तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस बात से क्या प्रूव हो गया कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, हेंस प्रूव्ड। तो जिस तरीके से आपने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को प्रूव किया था कि वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आपने यहां पर भी प्रूव कर दिया इसके अपने फॉर्मूले से कि ये भी, इसकी मोशन भी कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि हेंस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेंस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM। ये हो गया प्रूफ, नोट कर लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलें अब चलते हैं हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की तरफ। ठीक है, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जाहिर सी बात है हम सिंपल पेंडुलम के टॉपिक पर ही है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड, भाई टाइम पीरियड की वही डेफिनेशन जो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लिख देते हैं चलो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और याद रखिएगा टाइम पीरियड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। याद है आपको मास स्प्रिंग सिस्टम में भी हमने ये लिखा था, सबसे पहले ये लिखा था, और उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया था मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो जनरल फॉर्मूला ये है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए। तो क्या कहा था मैंने आपको कि इस जनरल फॉर्मूले में से आपको ओमेगा की वैल्यू हटानी होगी, और ओमेगा की वैल्यू को हटाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि हमें दो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को कंपेयर करना होता है। एक तो जिस टॉपिक में हो उसके एक्सेलरेशन को, और किसके साथ, जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या बताया था मैंने आपको, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा आता हो क्योंकि आपने ओमेगा की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको कल बताया था। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वही फैक्टर को यूज करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ शैडो। अच्छा, ये शैडो की एक्सेलरेशन थी, या जनरल फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, मैं यहां पर शैडो लिख रहा हूं। शैडो क्या होता है, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, इसको हम कह देते हैं 2 इक्वेशन। और अब क्योंकि हम जिस टॉपिक में हैं उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिखेंगे, सो एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल
पेंडुलम। और वो क्या होता है, अभी पढ़ा हमने a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए इसको रिमूव करने के लिए, तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना होगा। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पर मैं इसको लिख देता हूं और राइट साइड पर मैं ये वाला फैक्टर लिख देता हूं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x अपॉन एल के बराबर। अब क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ओमेगा चाहिए, तो क्या कर देंगे, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन एल। ये मिल गई ओमेगा की वैल्यू, सॉरी रेडिकल के साथ, रेडिकल के साथ। हाँ भाई, याद करें कल आपको ओमेगा की वैल्यू मिली थी k अपॉन m, क्योंकि आपने इस एक्सेलरेशन को कल वाले एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया था। तो क्या मिला था, ओमेगा k अपॉन m, रेडिकल k अपॉन m। तो अब क्योंकि सिंपल पेंडुलम है तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया x अपॉन एल का। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉरी x अपॉन एल नहीं, सॉरी यहां पर g अपॉन एल है, x तो कैंसिल हो गया ना। वही बोलूं कि यहां पर गलत कुछ हो रहा है, गड़बड़ चल रही है, और आप लोग मेरी फिजिकल क्लास में भी नहीं है, वरना वैसे ही बता देते हैं स्टूडेंट, सर गलत लिख दिया आपने, सर गलत लिख दिया आपने ना। तो खैर हो सकता है आप लोग बोल रहे होंगे सर गलती कर रहे हैं, ठीक है, आप सही सोच रहे थे। x से x कैंसिल तो g अपॉन एल। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम में किसी भी डेरिवेशन में मुझे ओमेगा नजर आएगा तो उस ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, रेडिकल g अपॉन एल। तो भाई इस ओमेगा को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनना चाहिए, t इज इक्वल टू 2 पाई और अपॉन में ओमेगा की जगह रेडिकल g ओवर l, ऐसा है। अब क्या करना चाहिए, ये g अपॉन एल है तो ये क्या बन जाएगा, l अपॉन जी। डिवाइड में फैक्टर जो होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई करता है, तो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 2 पाई रेडिकल l ओवर g, g मिल गया फॉर्मूला। ये बन गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपको वाज़े नजर आ रहा है इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में L है, L का मतलब सिंपल पेंडुलम की लेंथ है। आपको नजर आ रहा है G है, G फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस पीछे आएगी। अगर ग्रेविटी ना हो ना, आप इस बॉडी को ऐसे ऊपर लेकर जाएं, छोड़ दें, कभी वापस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो इसमें ग्रेविटी का फैक्टर इन्वॉल्व है। तो इसी वजह से यहां पर आपको बाकायदा नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है किसके लिए, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। तो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो भाई ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डायरेक्टली, सिंपल पेंडुलम की लेंथ पर डायरेक्टली, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पर इनवर्सली। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon its length यानी कि L पर डिपेंड कर रहा है, एंड ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ऐसा सकता है आप लोग सोच रहे हो कि सर G की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो इस पर कैसे डिपेंड कर रहा है। भाई कांस्टेंट तो होती है, लेकिन ये सिर्फ जब तक कांस्टेंट है जब तक आप अर्थ की सरफेस पर हैं। आप सिंपल पेंडुलम को ले जाएं मून पर, वहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और है। आप सिंपल पेंडुलम को ले जाएं जुपिटर पर, वहाँ पर कुछ और है। स्पेस में ले जाओ जहाँ पर जी की वैल्यू ना हो, तो टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा। तो ये जी की वैल्यू नो डाउट कांस्टेंट है, लेकिन कब तक, जब तक आप अर्थ की सरफेस पर हैं। तो जरूरी है कि हमेशा सरफेस का ही क्वेश्चन आएगा, कहीं और का भी आ सकता है, तो जी की वैल्यू वेरी कर जाएगी। तो लेंथ पर डायरेक्टली, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये दो कंडीशन आ गई जिस पे ये डिपेंड करता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। और ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये इस बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन आता है अक्सर, एमसीक्यूज आता है क्या,
कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम जिसमें बॉब रबर का हो, उस बॉब को हम रिप्लेस कर दें स्टील के बॉब के साथ या आयरन के बॉब के साथ, तो बताओ टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि हल्के बॉब को आपने भारी वाले बॉब के साथ रिप्लेस कर दिया, तो क्या टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा, इसका जवाब होगा कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर करता होता तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में m भी आपको नजर आता। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है ये, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब। यानी कि इस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, ये मास के इंडिपेंडेंट है। आप लाइटर बॉब यूज करें, आप हैवियर बॉब यूज करें, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जितना है। हाँ, आप लेंथ चेंज करो तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज करें तो टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। समझ आई बात? इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। टाइम पीरियड के बाद हम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। किस तरीके से लिखते हैं? F इज इक्वल टू 1/T। ये फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला है। तो भाई यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पुट करें, जो अभी हमने अभी पढ़ा, वो क्या पढ़ा हमने? 2 पाई रेडिकल L/G। ये आपने T का फॉर्मूला पुट कर दिया, G डिवाइड कर रहा है, ऊपर आ जाएगा, तो ये L/G क्या बन जाएगा? रेडिकल G/L। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 पाई, क्योंकि ये अपॉन में रहेगा, और L/G की बजाय G/L और रेडिकल। ये बन गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। सिंपल। तो यहां पर आके हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टॉपिक खत्म होता है, इख्तिताम पजीर होता है, एंड होता है, और इसके साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पोर्शन भी खत्म हो जाता है। तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने आपको 3 कंडीशंस पढ़ाई हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, और उसके बाद सिंपल पेंडुलम। इन तीनों में जो कॉमन बात थी वो क्या? कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, बॉडी वाइब्रेट करती है, और उसके पास टू एंड फ्रो मोशन होती है, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, किस सेंस में? मैक्सिमम मिनिमम के केस में सब में सेम है। मीन पोजीशन पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जबकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है सब में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है सब में, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है सब के अंदर। इसी तरीके एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम होता है, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये सब केस के अंदर है, हर केस के अंदर। इसी तरीके से ये भी एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है मैक्सिमम, वेलोसिटी हो गई 0, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी 0, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होती है? मैक्सिमम। क्लियर है बात? तो ये वाली कहानी, ये वाली कंडीशन तो सब में सेम है। और एक बात एक्सेलरेशन रह गई, एक्सेलरेशन हमेशा मैक्सिमम होती है, कहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0। यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। तो ये थी कहानी किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और उनके 3 केसेस की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 केसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर सीक्वेंस में पढ़ोगे, फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, तो आपको ये बाकी के 2 समझ आएंगे, कल वाला और आज वाला। तो सीक्वेंस से स्टार्ट करिएगा, पढ़िएगा, जरूर समझ आएंगे। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको टीज करेगा, जो आपको तंग करेगा, ये वीडियोस देखने के बाद उम्मीद ये करता हूं मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।